देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर के सिमरा गांव से पुलिस ने एक 20 वर्षीय विवाहिता का किया शव बरामद, हत्या आरोपी पति गिरफ्तार। बेनीपट्टी एसडीपीओ नेहा कुमारी की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन। बिस्फी के धेपुरा गांव से 120 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुलिस और एसएसबी के सहयोग से मधवापुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नो मैन्स लैंड हुआ अतिक्रमण मुक्त। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 के मद्देनजर बेनीपट्टी एसडीओ मनीषा की अध्यक्षता में बैठक। साहरघाट पुलिस ने 300 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, 2 मोटरसाइकिल जब्त। बाबूबरही के पिरही पंचायत के नपटोली गांव के वार्ड 1 व वार्ड 7 में पीने का पानी के लिए मचा हाहाकार, ग्रामीणों ने जताया विरोध। विधायक सुधांशु शेखर ने मधवापुर के पिरोखर पंचायत के सुजातपुर गांव में वार्ड नंबर 8 में बने तालाब घाट का किया उद्घाटन। डीएम के निर्देश पर जिले के 21 प्रखंड के 38 पंचायतों में पशुओं में लंपी त्वचा रोग के उपचार व बचाव को लेकर लगाया गया कैंप। आशा कार्यकर्ताओं के हड़ताल के बाद मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के टीकाकरण के लिए आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने भी किया इनकार। पीएम नरेंद्र मोदी समस्तीपुर मंडल के मधुबनी समेत 12 स्टेशनों के आधुनिकीकरण कार्य का करेंगे शिलान्यास। सातवें इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप 2023 में मधुबनी के शाहीन प्रवीण ने गोल्ड और मोहम्मद सुमन ने जीता सिल्वर मेडल। बेनीपट्टी के पाली पंचायत के मुखिया राजेंद्र मिश्र का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल को लेकर मधुबनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर पटाखे फोड़कर किया खुशी का इजहार। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव से एक 20 वर्षीय विवाहिता की हत्या की खबर सामने आई है। मृतका के परिजनों से मिली सूचना पर पहुंची झंझारपुर पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। मृतका की पहचान सिमरा गांव के दिवेश कामत की 20 वर्षीय पत्नी रंजू के रूप में की गई है। रंजू दिवेश की दूसरी पत्नी थी। दिवेश की शादी इससे पहले उसकी बड़ी बहन से हुई थी, जिसकी आग में झुलस जाने के कारण मौत हो गई थी। वहीं इस मामले को लेकर मृतका के पिता ने स्थानीय थाना में पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। झंझारपुर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव से पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया है। पुलिस को मृतक के परिजन से सूचना मिली कि सिमरा गांव में एक महिला की हत्या कर दी गई है। सूचना पर झंझारपुर पुलिस अपने दलबल के साथ पहुंचकर शव को बरामद करते हुए हत्या के आरोप में उसके पति को भी साथ में गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि सिमरा गांव निवासी दिवेश कामत की 20 वर्षीय पत्नी रंजू कामत की अचानक मौत हो गई। शव देखने पर प्रतीत होता है कि मृतका के सर पर काफी गहरी चोट लगी हुई है। वहीं उसके पिता मधेपुर थाना के चुन्नी कुरसो गांव निवासी लक्ष्मी कामत ने
झंझारपुर थाना में आवेदन देते हुए मृतका के पति और सास पर हत्या करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार दिवेश की ये दूसरी पत्नी थी। इससे पहले मृतका के बहन से शादी हुआ था, जिसमें 2 पुत्र है। दिवेश की पहली पत्नी की मौत आग में झुलस जाने के कारण हुई थी। घटना हमरा पूरा इंक्वायरी नहीं है बात में, मगर हमरा जैसे सुबह 4 बजे हमारे बड़की बच्चा टेलीफोन करा, वैसे हमरा सूचना नहीं, ऐसे पहले लगा कुछ और की हमरा बच्चा का मौत जब एलान ओकरा मारल गेल छै, ओकरा छै से ईटा से सौस अगर घर वाला दोनों मिल के मारल थे। हमरा जानकारी ना भेटल, हम ओकरा करीब जाके देखलिए, वैसे हमरा पता लगा, लेकिन हमरा बच्चा का ईटा पत्थर से मारलक वैसे। बच्चा हमरा नहीं चला, बच्चा का 2 महीना के गर्भवती है बच्चा। हाँ हाँ दोसर छला छोटकी के अगरा भगल 7 महीना हो गए। हाँ कुछ नहीं लेन देन, कुछ नहीं। घर जे छे से 3.5 लाख रुपया जाकर हम बना रहल छियै। हाँ तकर बाद मारलक ओकरा 3.5। है जी लक्ष्मण कामत हमारे बच्चा चला। हमारे घर भेल चुन्नीपुर से मधेपुर। हमार सर छलखिन, हमरा कल 11 बजे दिन में फोन केलक जे जीजाजी एना ना बात, हमरा जे छे से दुनू आदमी मिलकर हिनकर माँ और हमर पति हमरा जे छे से बार बार हमरा संगे दुर्घटना कर रहल यऽ, से नहीं तो कनी अहाँ नीक बेजा समझा दिए। तो हम कहलिए कतऽ यऽ, तो हमरा लगे में छै, तो कहलिए कनी हम जेतै तो फोन दियो, तो फोन देलकै। तकर बाद जे छे से हम कहलिए कि अहाँ एना एना किया करै छियै, अहाँके लोक वेद छी, लोक वेद के लोक कते हिसाब से सम्हारि के रखै छै, तो अहाँ मनुखता नहीं है अहाँके। तही पर हिनकर माँ चटसिन फोन छीन लेलकै आ हमरा कहैया जे तू जे बजे छै ना, तो तोरा हमरा एठिन आ, तोरा हम चप्पू मारि देबो, गर्दन काटि देबो, मारि कर नहर में फेंक देबो। तैयो हम किछु नहीं जवाब दै छियनि हुनका, नहीं हम गाली देलियनि नहीं गलत देलियनि। तकर बाद लड़का के भेलै कि जब हिनकर माँ मोबाइल जहन छीन लेलकै लड़का से, तहन हिनका माँ के भेलै कि जे फोन काटि देलकै करिया वाला। हम फोन कटना नहीं रहिए, हम कान लगा कर सब बात अपन सुनै छलिए। तकर बाद जे छै लड़का हमरा कहैया हम ओहिना सुन रहल छियै, मतलब तुम्हारे मम्मी को ऐसे कर देंगे, बहुत गाली, तुम्हारे नानी को ऐसे कर देंगे, तुम्हारे दादी को ऐसे कर देंगे। फिर भी हम कुछ जवाब नहीं दिए उसको, हम अपना चुपचाप सुनते रह गए। हम सोचे जो ये मोबाइल है तो ये जैसे फोन लगाए तो इधर वाला दाबेंगे तो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा, लेकिन वो रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुआ था, क्योंकि हम मोबाइल पूरा अभी नहीं चला पाते हैं। मौत की जानकारी कैसे मिला? मौत का जानकारी हमको 11:11 रात में मिला है। लड़का फोन किया हमको, तो हम सो गए थे, तो हमारा बीवी सीरियल देख रहा था इस मोबाइल में, तो हमको बोला जो फोन आ रहा है। हम बोला कहाँ से आ रहा है, तो सिमरा से फोन आ रहा है। हम बोला फोन रिसीव करो, इतना रात को क्यों फोन कर रहा है। हमारा बीवी बोला जो हम नहीं उठाएंगे, तो हम बोला उठाओ तुम फोन, तो क्यों डर रही हो। तो फिर वो उठाई, तो वो बोल रहा है लड़का जो आपका बहन मर गया, नल से गिरा, चबूतरा पे कपड़ा धोने गया तो वो गिर के मर गया। हम बोला नहीं, मरा नहीं है, तुम लोग दिन से ही झगड़ा लड़ाई कर रहा था, उसी टाइम मारपीट भी शुरू किया था ये दोनों। हम फोने पे थे, खूब मार रहा था इसको, ये तिकिया रहा था, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन हम तो दूर में रहने वाले थे, तो हम इतना जल्दी कैसे पहुंचेंगे। हमारा बीवी उसके बाद आया कहीं से धान लगा के, तो हम बीवी को बोले ऐसा ऐसा बात, हमको भी गाली दिया, और वो रोब रहा था बहुत, उसको मार रहा था सब मिलके। तो वो मेरा बीवी फोन लगाया, बोला उसको फोन दो, तो लड़का उठाया, अभी नहीं है, वो सो गया है, ऐसे बोला लड़का, जो सो गया है। तो हम बोला छोड़ दो, सो गया तो जब उठेगा तो बात करा देना।
तो बोल रहा है ठीक है हम बात करा देंगे। उसके बाद ये बात नहीं कराया। 11:11 पे ये कॉल किया जो आपका बहन मर गया है चबूतरा से गिर के, नल का चबूतरा पे। आप लोगों का संदेह कैसे मौत हुआ? आप लोग क्या लगता है जान से मारा गया है? जान से मारा गया है सर। किसके द्वारा? ये लड़का और इसका माँ दोनों मिल के मारा है। हाँ, हम उसी टाइम फोन चालू किए थे लेकिन हमारे से रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुआ। नहीं तो हाँ, 2 महीने की गर्भवती थी सर। इसके साथ बार बार ऐसे करता था, बिन मतलब का, कोई चीज मांग मूंग कुछ नहीं था। इससे पहली वाली को बोला जो सिलेंडर में झड़क के मर गया, तो हम लोग कुछ एक्शन नहीं लिए। इसलिए नहीं लिए क्योंकि 2 बच्चे था, तो हम लोग सोचे अपना। उसके बाद ये हमारे यहाँ गया तो हम सोचे अपना, इसका हमारा भी शादी हुआ, इसका भी शादी हुआ, तो जाएगा तो अपना घर बस जाएगा, इसलिए हम लोग इसको छूट दे दिए। पहली कौन सी मौत हुई थी? उसी घर में? हाँ, उसी घर में। तो बोला सिलेंडर से झड़क गया था। हम उसका कितने दिन पहले की घटना है? साल भर हो सर। हाँ, कल का ही दिन उसका भी मौत किया था, कल ही का दिन इसका भी मौत किया है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ नेहा कुमारी की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मासिक अपराध गोष्ठी में एसडीपीओ नेहा ने उपस्थित थानाध्यक्षों व पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को कई निर्देश दिए, जिसमें शराबियों पर नकेल कसने, गश्ती बढ़ाने समेत कई निर्देश शामिल हैं। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ नेहा कुमारी की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में अपराध पर नियंत्रण, लंबित वारंट, कुर्की जब्ती, सघन वाहन जांच, शराबबंदी को सख्ती से पालन किए जाने, ससमय गश्ती, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और लंबित कांड के निष्पादित किए जाने को लेकर थानेदारों के साथ चर्चा की गई। एसडीपीओ ने कहा कि मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। फिलहाल श्रावण को लेकर पुलिस को सतर्कता दिखाना होगा। असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने की जरूरत है। एसडीपीओ ने कहा कि हर थाना नियमित रूप से क्षेत्र बदल कर वाहन जांच करे, इससे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगेगा। वहीं शराब के धंधे में लिप्त लोगों को भी चिन्हित कर गिरफ्तारी करे। क्षेत्र में संचालित बैंक, पेट्रोल पंप, सीएसपी की रोजाना निरीक्षण करे। सभी थानेदारों को कहा कि गश्ती में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। लापरवाही हुई तो जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लंबित कांड के निष्पादन पर भी जोर देते हुए कहा कि एफआईआर होते ही जांच जल्दी करे और समय पर डायरी उपलब्ध कराए, ताकि समय पर दोषियों पर कार्रवाई हो। लंबित कांड रहने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में सर्कल इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला, बेनीपट्टी एसएचओ सह पुलिस इंस्पेक्टर सीताराम प्रसाद, प्रेमलाल पासवान, अनुज कुमार, प्रहलाद शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, राजू कुमार राय, सुप्रिया कुमारी समेत कई एसएचओ मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के ओपी क्षेत्र के धेपुरा गांव में ओसी पुलिस ने छापेमारी करते हुए 120 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर की। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान धेपुरा गांव निवासी मुकेश राम के रूप में की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर औसी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के धेपुरा गांव में छापेमारी कर 120 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान धेपुरा गांव निवासी मुकेश राम के रूप में हुई है। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नो मैंस लैंड का प्रशासन ने पुलिस और एसएसबी के सहयोग से अतिक्रमण खाली कराया। वहीं इस अतिक्रमण मुक्त अभियान में नेपाल के पुलिस के भी सहयोग रही। प्रशासन ने पुलिस और एसएसबी का सहयोग लेकर मधवापुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नो मैंस लैंड का अतिक्रमण खाली कराया। इस कार्य में नेपाल के सुरक्षा बलों की भागीदारी भी रही। अधिकारियों ने अवैध कब्जा जमाने वाले लोगों को आने वाले समय में प्रतिबंधित जगहों का अतिक्रमण नहीं करने की कड़ी चेतावनी दी। अतिक्रमण खाली कराने की कार्रवाई परिक्रमा गाछी से मधवापुर थाना तक की गई। नो मैंस लैंड पर रखे गए मवेशियों के गोबर की ढेर, शेड, कूड़े कचरे हटाए गए। नो मैंस लैंड के अलावा सूतापट्टी रोड का अतिक्रमण भी खाली कराया गया।
इस कार्रवाई में प्रशासनिक पदाधिकारी सीओ राम कुमार पासवान, मधवापुर पुलिस सब इंस्पेक्टर बहादुर विभाकर, सियाराम शर्मा, नेपाल एपीएफ सब इंस्पेक्टर रविंद्र सूरी, भारतीय एसएसबी इंस्पेक्टर के साथ उनके कई जवानों की मौजूदगी थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीओ मनीषा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस 2023 के कुशलतापूर्वक समापन को लेकर किया गया। इसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री लीलाधर उच्च विद्यालय में सार्वजनिक रूप से झंडोत्तोलन का निर्णय लिया गया। साथ ही 19 प्रस्ताव पारित किए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 कुशलतापूर्वक व धूमधाम से मनाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीओ बेनीपट्टी मनीषा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पास किए गए, जिसके तहत अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी सार्वजनिक झंडोत्तोलन समारोह बेनीपट्टी स्थित श्री लीलाधर उच्च विद्यालय के प्रांगण में मनाया जाएगा। समारोह स्थल पर संपूर्ण कार्यक्रम के अनुसरण की जिम्मेदारी अंचल अधिकारी बेनीपट्टी को सर्वसम्मति से दिया गया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन, स्काउट गाइड व स्कूली बच्चों द्वारा परेड का भी आयोजन किया जाएगा तथा सभी निजी तथा सरकारी विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसके अनुश्रवण की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेनीपट्टी व प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी को सौंपी गई। इसके अतिरिक्त सभी पदाधिकारियों को महादलित टोला में झंडोत्तोलन में उपस्थित कराने हेतु निर्देश भी दिया गया। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नेहा, प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार झा, ललित कुमार ठाकुर, विभिन्न विद्यालयों के प्रधान तथा इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के पत्रकार उपस्थित रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। साहरघाट पुलिस ने राम जानकी चौक के पास गश्ती के दौरान 300 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही तस्करी में उपयोग किए जाने वाली मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नेपाल से बाइक पर शराब की खेप लादकर भारतीय बाजार की ओर ले जा रहे 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले से संबंधित बाइक बरामद की गई है। जब्त शराब की बोतलों की संख्या 300 है। गिरफ्तारी, बरामदगी व जब्ती की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। मामला राम जानकी चौक के पास का है। उस वक्त पुलिस टीम वहां से गश्ती के दौरान गुजर रही थी। पकड़े गए आरोपियों में एक का नाम सुगंध पासवान और दूसरा कृष्ण कुमार है। दोनों का घर दरभंगा जिला के दिलवारपुर गांव में है। इस कार्रवाई के मौके पर सब इंस्पेक्टर अभिषेक आनंद, सहायक सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह और हर्षराज सशस्त्र बलों के साथ मौजूद थे। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरही पंचायत के नवटोली गांव के वार्ड नंबर 1 व वार्ड नंबर 7 में पीने का पानी पीने के लिए हाहाकार मचा हुआ है। क्षेत्र का सभी चापाकल पूरी तरह सूख चुका है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं इसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर अभी भी उन लोगों को पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया तो वह आगे आंदोलन करेंगे। यहाँ सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि जहां एक तरफ सरकार हर घर पानी पहुंचाने का दावा करती है, वहां दूसरी तरफ धरातल परिस्थिति ऐसी है कि लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ सरकार आम जनता के घर तक पानी पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। पीने की पानी का त्राहिमाम मचा हुआ है, जबकि सरकार लोगों के घर तक पानी पहुंचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है। इसी तरह का मामला बाबूबरही प्रखंड के पिरही पंचायत के नवटोली गांव स्थित वार्ड 1 तथा बेला पंचायत के वार्ड 7 में उजागर हुआ है, जहां लोगों को कई महीनों से पीने के लिए हर घर नल का जल नहीं मिल रहा है। वार्ड 1 के अल्पसंख्यक लोगों ने बताया कि बकरीद के समय में पानी के लिए जेई से गुहार लगाया, लेकिन महीनों बीत जाने के उपरांत भी पानी नहीं मिला। उस स्थान पर चापाकल भी सूख चुका है। लोगों को आधा किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी लाना पड़ता है। सरकार इस योजना पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, जिसे पदाधिकारियों के बीच बंदरबाट हो रहा है। एक तरफ सभी पदाधिकारियों के चांदी कट रहे हैं, वहीं आम जनता पीने की एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।
इस समस्या से गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि वार्ड सदस्य से लेकर प्रखंड तक के पदाधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन सभी लोग एक दूसरे पर थोपते रहे। इस तरह का मामला बेला पंचायत के बेला गांव के वार्ड 7 में भी है, जहां पिछले 1 महीने से पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। चापाकल पानी नहीं दे रहा है। पानी का लेयर नीचे चले जाने से सभी चापाकल सूख चुके हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि अगर अब उन लोगों को पानी नहीं मिला तो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मौके पर राम प्रसाद राम, घूरन साफी समेत दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध जताया। की कह रहल छी तो पानी दो ना बताइए। टावर 4 महीना से पानी नहीं दे रहा है। ईद बकरीद तक में बोला पानी देंगे, लेकिन जब भी नहीं दिया। मीडिया वाला के कहे, मुखिया के कहे, वार्ड पंच के कहे, कोई भी आया, कोई भी पानी का समस्या नहीं है। तार नहीं है, नहीं स्टार्टर फूका हुआ, न पानी जा रहा है। हम लोग परेशान है। जेई से बात हुई, जेई बताया आपको, क्या बताया जेई? जेई हमसे बात नहीं हुआ है, जैसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। अब न घूर के यहाँ आया है, जहाँ पब्लिक मर रहा है कि जी रहा है, पानी के क्या समस्या है, हम समाधान निकालेंगे, कुछ उसको परवाह नहीं है। तीन चार महीना का पानी नहीं दै छै, हमरा के प्यासो से मरे छै कि भातरो नहीं पड़े छै, तो ओहो में आफत दे छै। एक दिन नाइयो लग आफत छै, एक दिन पानी आफत छै। आ पेड़ा ताके जाए हेतै, काल्हि हेतै, कोई पानी नहीं दै छै। तो कलो नहीं छै सर, कलो नहीं है दुनिया टोल में। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य।
तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड। मधवापुर प्रखंड के पिरौखर पंचायत के सुजातपुर गांव के वार्ड नंबर 8 में नवनिर्मित तालाब के घाट का विधायक सुधांशु शेखर ने उद्घाटन किया। इस दौरान उनके समर्थक व कई ग्रामीण मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने उद्घाटन के बाद नवनिर्मित तालाब घाट की गुणवत्ता का जायजा भी लिया। पिरौखर पंचायत स्थित सुजातपुर गांव के वार्ड नंबर 8 में बने तालाब घाट का उद्घाटन विधायक सुधांशु शेखर ने किया। उन्होंने अपने समर्थकों व ग्रामीणों के साथ नवनिर्मित घाट की गुणवत्ता का भी जायजा लिया। विधायक ने बताया कि योजना व विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत तालाब घाट बनाया गया है। घाट निर्माण की लागत 99,99,900 रुपए है। जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, देवेंद्र यादव, प्रशांत सिंह समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों में पशुओं में फैल रही त्वचा रोग लंपी को लेकर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर मधुबनी जिले के 21 प्रखंड के कुल 38 पंचायतों में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप के माध्यम से चिकित्सकों की टीम लंपी रोग को लेकर बचाव व उपचार की जानकारी दे रहे हैं। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर पशुओं में लंपी त्वचा रोग के उपचार व बचाव को लेकर लगातार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिले के सभी 21 प्रखंडों के कुल 38 पंचायतों में लंपी त्वचा रोग से बचाव व उपचार को लेकर कैंप लगाया गया। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर राजेश ने बताया कि अगर आपके पशुओं के शरीर पर चकता चकता हो रहा है, पैरों में सूजन व आंख से पानी आ रहा है, पशु कहाना कम खा रहा व बुखार है, तो हो सकता है यह वायरस के द्वारा फैलने वाले लंपी स्किन डिजीज के लक्षण हो। इस बीमारी के कई प्रभाव हैं। यह छुआछूत की बीमारी है जो एक जानवर से दूसरे जानवर के संपर्क में आने से भी फैलता है। इसलिए बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। प्रभावित जानवरों को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाएं। हालांकि इस रोग से मृत्यु दर काफी कम है। शुरुआती दौर में ही पशुओं का इलाज चिकित्सालय के चिकित्सक के द्वारा शुरू कर इस रोग के प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है। साथ ही यह रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। ऐसी स्थिति में कई सावधानियां बरतकर इस बीमारी से शीघ्र छुटकारा पा सकते हैं। पहले अपने स्वस्थ पशुओं का दाना पानी करने के बाद ही बीमार पशुओं को दाना पानी दे। स्वस्थ पशुओं को बीमार पशु से अलग रखे। इस बीमारी का कारगर इलाज होम्योपैथिक व देसी चिकित्सा है। इस चिकित्सा पद्धति को अपनाने से पशु 5 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है। अपने पशुओं में इस बीमारी का लक्षण दिखने पर शीघ्र अपने पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। किसी तरह के भ्रामक सुझाव से बचे। पशु को बाहर से खरीद कर ना लाए व पशुओं के आवागमन पर रोक लगाए। इसके अलावा इसके इलाज के लिए 1 किलो नीम का छाल, 1 किलो बबूल का छाल, 1 किलो पीपल का छाल को 5 लीटर पानी में गर्म कर इसे 4 लीटर बना ले। उसमें से प्रतिदिन बड़े गाय को 50 मिलीलीटर और छोटे गाय को 25 मिलीलीटर 25 दिनों तक सुबह शाम पिलाएं। घर में नीम के पत्ते का धुआं करें। नीम के पत्ते को पीसकर घाव पर लेप लगाए। नीम के पत्ते को खिलाए। इसके अलावा होम्योपैथिक दवाइयों में एस्कोफुलेरिया नोडुसा डोसा 8 बूंद सुबह और शाम, एंटम टार्ट डोसा 8 बूंद सुबह और शाम, वेरियोलिनम डोसा 8 बूंद दोपहर में और बुखार रहने पर मर्क सॉल्ट डोसा 8 बूंद सुबह, दोपहर और शाम में जरूर दे। इसके साथ ही स्वस्थ पशुओं की सुरक्षा के लिए सप्ताह में 1 बार वेरियोलिनम डोसा दोपहर में 3 दिनों तक 8 बूंद दे।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मिशन इंद्रधनुष का कार्य समय सीमा के अंदर पूरा हो जाना अब असंभव सा दिख रहा है। गौरतलब है कि इस कार्य के लिए टीकाकरण को लेकर सर्वे किया जाना था। यह काम आशाओं का था, लेकिन बीते कई दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हुई है। वहीं इसको लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारियों को यह कार्य दिया गया, जहां आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने पत्र के माध्यम से अधिकारियों को इस काम के लिए मना कर दिया। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की सफलता पर ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान को सफल बनाने को लेकर आशाओं का टीकाकरण के लिए क्षेत्र के लाभार्थियों का सर्वे करना था, लेकिन कई मांगों के समर्थन में आशाओं ने हड़ताल शुरू कर दिया। फिर आंगनबाड़ी सेविकाओं को सर्वे कार्य की जिम्मेदारी दी गई। उन लोगों ने भी प्रदेश संगठन के आह्वान पर सर्वे कार्य करने से इनकार कर दिया। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा मधवापुर की अध्यक्ष सुनीता कुमारी, सचिव कुमारी सविता भास्कर और कोषाध्यक्ष पुष्पा देवी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश संगठन के निर्देश पर सीडीपीओ व चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र प्राप्त कराकर उन्होंने अपने निर्णय से अवगत करा दिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत केंद्रों पर होने वाले टीकाकरण कार्य में सेविकाओं की भागीदारी होगी, लेकिन वे लोग आशाओं के कार्य का दायित्व संभालने में अक्षम हैं। आशाओं के कार्य का दायित्व नहीं संभालेंगे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि इंद्रधनुष कार्यक्रम का समय बढ़ा दिया गया है। सरकार अभियान की सफलता का विकल्प चयन कर कार्यक्रम सफल बनाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार में पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर समेत कुल 12 प्रमुख स्टेशनों पर आधुनिकीकरण का शिलान्यास किया जाना है। गौरतलब है कि इन स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं आगामी 6 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधुनिकीकरण का शिलान्यास करेंगे। इसमें मधुबनी स्टेशन का भी नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 6 अगस्त को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार में पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर समेत 12 प्रमुख स्टेशनों, जिसमें मधुबनी स्टेशन का भी नाम है, पीएम नरेंद्र मोदी स्टेशनों के आधुनिकीकरण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास करेंगे। इस शिलान्यास कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने को लेकर मधुबनी स्टेशन के परिसर में भव्य तैयारी की जा रही है। इसमें जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार समेत जिले के मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद समेत कई जनप्रतिनिधि के भाग लेने की संभावना है। इस भव्य कार्यक्रम में कई कलाकार अपनी प्रस्तुति से समा बांधेंगे। मधुबनी स्टेशन के नोडल पदाधिकारी दिलीप पासवान ने बताया कि यात्रियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समस्तीपुर समेत 12 प्रमुख स्टेशनों पर अगले 45 वर्षों के विकास कार्य की रेल मंत्रालय द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा जिन स्टेशनों के आधुनिकीकरण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा, उनमें समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, बापूधाम, मोतिहारी, सहरसा, नरकटियागंज, सुगौली के साथ साथ सलौना, बनमनखी, सकरी व जयनगर स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन स्टेशनों पर यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। 6 अगस्त 2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा मधुबनी स्टेशन का पुनर्विकास के आधारशिला रखा जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लोकल स्तर पे हमारे माननीय सांसद और विधायक वो हैं, वो सब हमारे डिग्निटरी के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे। साथ ही यहाँ पे जोर शोर से उसकी तैयारी चल रही है कि इस कार्यक्रम को सफलता के साथ निभाया जा सके। अपना परिचय बता दो। मैं दिलीप पासवान, नोडल ऑफिसर मधुबनी स्टेशन। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। माना जाता है कि मधुबनी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और इस वाक्य को सार्थक कर दिखाया है एक बार फिर मधुबनी के लहरियागंज निवासी 2 सगे भाई बहन शाहीन प्रवीण और मोहम्मद समून ने। गौरतलब है कि 7वें इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में मधुबनी के शाहीन प्रवीण ने गोल्ड मेडल और मोहम्मद समून ने सिल्वर मेडल जीतकर जिले का मान बढ़ाया है।
मधुबनी के शाहीन प्रवीण कराटे में गोल्ड और मोहम्मद समून सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम बढ़ाया है। दोनों सगे भाई बहन हैं और लहरियागंज निवासी है। अंडर 8 आयु वर्ग 22 किलोग्राम वर्ग में जिले के शाहीन प्रवीण कराटे में गोल्ड मेडल और अंडर 15 आयु वर्ग 48 किलोग्राम वर्ग में मोहम्मद समून ने सिल्वर मेडल जीतकर कमाल किया है। मधुबनी जिला कराटे संघ के सचिव अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि नेताजी इंडोर स्टेडियम कलकत्ता में 29 व 30 जुलाई 2023 को आयोजित 7वां इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप 2023 में मधुबनी से 5 खिलाड़ी अंडर 19 में राहुल कुमार सहनी 52 किलोग्राम वर्ग में, अंडर 14 में अभिजीत कुमार 42 किलोग्राम वर्ग में, अंडर 13 में अर्चना कुमारी 40 किलोग्राम वर्ग में, अंडर 15 में मोहम्मद समून 48 किलोग्राम वर्ग में और अंडर 8 22 किलोग्राम वर्ग में शाहीन प्रवीण ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में भारत, बांग्लादेश, ईरान, इराक, नेपाल, भूटान, श्रीलंका सहित 8 देशों के पुरुष व महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। बेनीपट्टी प्रखंड से एक मार्मिक खबर सामने आ रही है, जहां पाली पंचायत के मुखिया राजेंद्र मिश्र का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। रात में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जहां दरभंगा ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई, जहां दरभंगा में चिकित्सकों ने इसकी पुष्टि की। वहीं उनकी मौत के बाद ग्रामीणों में शोक की लहर है। बेनीपट्टी प्रखंड के पाली पंचायत के मुखिया राजेंद्र मिश्र का निधन देर रात करीब 2:15 बजे हो गई। मुखिया को देर रात दिल का दौरा पड़ा तो परिजनों व ग्रामीणों ने उन्हें साहरघाट के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां स्थिति नाजुक देख डॉक्टर ने दरभंगा ले जाने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि दरभंगा जाते समय मुखिया का निधन हो गया। दरभंगा में डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की। मुखिया के निधन होते ही परिजनों व ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई।
बता दें कि मुखिया राजेंद्र मिश्रा इससे पूर्व भी पाली पंचायत के मुखिया पद पर निर्वाचित हो चुके हैं, तो वहीं उनकी पत्नी भी पाली की मुखिया रह चुकी है। मुखिया राजेंद्र मिश्रा की राजनीतिक दिलचस्पी की बात करें तो वे वर्षों से जेडीयू से जुड़े रहे। मुखिया वर्षों तक प्रखंड व्यापार मंडल के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उधर मुखिया के पार्थिव शरीर को बेनीपट्टी ब्लॉक परिसर में लाया गया, जहां अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बीडीओ, सीईओ, पीओ, प्रमुख, पूर्व जिप सदस्य, मुखिया, पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, एमएलए की ओर से भाजपा नेता जयसुंदर मिश्र, सालिग्राम झा समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पाली ले जाया गया। अरमान जी माल्यार्पण सह पुष्पांजलि ये बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रामनगर गांव में एक महिला ने मारपीट से तंग आकर अपने शराबी पति को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि मधवापुर प्रखंड के साहरघाट का रामनगर और केरवा गांव शराब और शराबियों के मामले में काफी ऊंचे जगह पर है। लगातार इन क्षेत्रों से शराब तस्करी की खबर सामने आती रहती है। इन जगहों से कई शराबी भी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं शराब के कई स्टॉक बरामद कर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। शराब पीकर पत्नी की पिटाई करने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता ने पति की प्रताड़ना की शिकायत साहरघाट पुलिस से कर अपने शराबी पति को उसके हवाले कर दिया। मामला साहरघाट थाना क्षेत्र के रामनगर गांव का है। बता दें कि रामनगर और उसके बगल का गांव केरवा का नाम शराबियों और शराब धंधों के लिए प्रमुखता से लिया जाता है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पाकर उस गांव से समय समय पर शराबी और शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया जाता है। कई बार शराब का स्टॉक भी उन गांव से बरामद किए जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। गिरफ्तार शराबी का नाम विश्वनाथ प्रसाद यादव है। उसकी पत्नी लक्ष्मी की शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं इसको लेकर मधुबनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की यह नफरत पर मोहब्बत की जीत है। सत्य की जीत और असत्य की हार है। भाजपा के द्वारा अपने विधायक पुरनेश मोदी के द्वारा गुजरात के सूरत कोर्ट में केस कराकर राहुल को फंसाने का चक्रव्यूह रचकर उन्हें संसद में रोकने का एक कुत्सित प्रयास था। 23 तारीख को सूरत कोर्ट राहुल को सजा सुनाती है और 25 तारीख को उनकी सदस्यता भाजपा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनकी सदस्यता समाप्त कर देती है। साथ साथ उन्हें घर खाली करने का आदेश भाजपा की बौखलाहट और हताशा का प्रतीक था। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भाजपा सरकार को नकारात्मक राजनीति, नफरत और घृणा की राजनीति छोड़कर सर्वधर्म समभाव और देश की तरक्की पर ध्यान दिया। इन सभी बातों को रखते हुए उपस्थित कांग्रेसी कार्यकर्ता पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। उपस्थित कार्यकर्ताओं में प्रोफेसर शीतलांबर झा, ज्योति रमन झा बाबा, ऋषिदेव सिंह, अधिवक्ता संजय मिश्र, राशिद फाकरी, अमानुल्लाह खान, सत्येंद्र पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। शेर वापस दहाड़ेगा पार्लियामेंट में, और जब वो दहाड़ेगा तो गीदड़ रूपी जो शेर बने फिर रहे हैं उनको भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। जो न्याय प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश कर रहे हैं
जो पिछली निचली अदालत और जो हाई कोर्ट का फैसला आया, कहीं ना कहीं उससे पूरा देश आहत था। और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और जो की गई टिप्पणी है कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों, ये अपने आप में सारी बयां करता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सत्यमेव जयते। थैंक यू। हमारे नेता सम्मानित, कर्मठ, निर्भीक, साहसी व्यक्तित्व राहुल गांधी जी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाकर राहुल गांधी जी की सदस्यता को पुनः बहाल किया गया है। यह निश्चित रूप से नफरत पे मोहब्बत की जीत है। ये संपूर्ण देशवासी के लिए, कांग्रेस जन के लिए और संपूर्ण भारत के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग विश्वास करते हैं, जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं, जो संवैधानिक रचना पे व्यवहार करते हैं और जो इन सेक्युलर ताकतों पर विश्वास करते हैं, जो इन गंगा जमुनी तहजीब पर विश्वास करते हैं, सबों में एक खुशी की लहर है कि राहुल जी की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनः बहाल किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुजरात सूरत कोर्ट में पूर्णेश मोदी जो भाजपा के एक विधायक हैं, भाजपा के अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे गुजरात के विधायकों के द्वारा सूरत कोर्ट में केस दर्ज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट से 1 साल तक स्टे लिया जाता है और जब अडानी मामले पर हमारे राहुल जी संसद में मुखर हो जाते हैं, जब अडानी जी के घोटाले और मोदी जी की फोटो और अडानी जी की फोटो संसद में जनता के सामने पटल पर रखा जाता है, वैसी परिस्थिति में पुनः जो है पूर्णेश मोदी सेशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेकर के सूरत कोर्ट में जाती है और राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा, जो अधिकतम सजा है, 2 साल की जो अधिकतम इसमें सजा है वो दिया जाता है। हमारे माननीय राहुल जी किसी समुदाय पे, किसी वर्ग पे आरोप नहीं लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सिर्फ जो ये लुटेरे हैं, जो ये चोर हैं, चंद मोदी ही क्यों हैं। उन्होंने नाम लेकर के कहा था ये सारे चोर चंद मोदी कैसे हैं। ये मोदी समुदाय या पिछड़ा समुदाय पे उनका कोई आरोप नहीं था। और फिर भी गुजरात के कोर्ट में जिस प्रकार से कोर्ट का निर्णय आया, हाई कोर्ट का निर्णय आया, उस हाई कोर्ट के निर्णय को आज अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती है और एक नया जो है अपना सुनाती है, तो ये देश के लोगों को समझने की जरूरत है कि आखिर ये जो गुजरात में जो चल रहा था, गुजरात में जो पूर्णेश मोदी के द्वारा जो जानबूझ करके हमारे राहुल जी को संसद में रोकने के लिए जो किया गया था चाल, वो उनका चाल चरित्र और चेहरा, भाजपा को चाल चरित्र और चेहरा है वो नकाब हो गया, उतर गया। क्या कारण है कि 23 तारीख को डिसीजन आती है, एक दिन रोककर 25 तारीख को हमारे राहुल जी की सदस्यता संसद से आनंद फानन में रोक दी जाती है और कुछ ही दिनों के बाद आप देखते हैं कि उनको घर खाली करने तक का नोटिस दे दिया जाता है। इस तरह का विपक्ष पे हमला, इस तरह से बेबुनियाद आज तक मोदी सरकार के अलावा किसी सरकार ने इस लोकतंत्र को गला घोटने के अलावा कुछ नहीं किया। ये मोदी सरकार लोकतंत्र को गला घोटने की सरकार है। ये मोदी सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं पे जो है अपनी रोक लगाती है। ये मोदी सरकार डर भय का वातावरण बनाकर देश में नफरत का माहौल पैदा कर, देश के लोगों में नफरत का बीज बो करके और इस देश में जो नफरत का बीज बो करके राजनीतिक जो उनका औजार है नफरत का बीज वो बो करके जो है देश में सत्ता हासिल करना चाहती है। अब देश की जनता समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में इस जीत से पूरे देश में जो मंगाई है, निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। राजस्थान में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हम पुनः उसे रिटर्न करने जा रहे हैं। पुनः हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी सरकार बनने जा रही है। हरियाणा आने वाली चुनाव, हरियाणा में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस की सत्ता आएगी। जो हवा हिमाचल से, जो कर्नाटका से हवा चली है और जो मोदी की नकारात्मक सोच है, जो भाजपा की नकारात्मक प्रोपेगेंडा है, जो झूठ, डर और भय फैला करके जो राजनीति करना चाहती है, और इस देश के लोग इस बात को समझ चुके हैं और इस देश के लोग आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हो, मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। हम लोग तो सबसे पहले सैल्यूट देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को, जहां हम लोग की आस्था थी उसमें हमको कामयाबी मिली है। मोहब्बत की दुकान खोलने का हमको रास्ता फिर से मिल गया है। मोहब्बत की दुकान बंद करने का प्रयास किया मोदी सरकार ने, गुजरात से स्टार्ट किया और दिल्ली तक ले गए।
लेकिन दिल्ली के उस जज को सैल्यूट है जहां इंसाफ मिला। इसके लिए पूरे देश में उत्साह और खुशी की लहर है कि विपक्ष की आवाज जो दबाना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरनेम के नाम पर, वो आज आईने की तरह से स्पष्ट हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो चोर है उसको चोर ही कहा जाएगा, उसको साधु नहीं कहा जाएगा। ये हमारा कहना है साफ। कांग्रेस ने बल्कि सारे विपक्ष ने और देश की जनता ने सैल्यूट दिया है इस सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने स्टे लगाकर हम लोगों की जो देश के जनता की आवाज थी, जो राहुल गांधी मुखर होकर बोलते थे पार्लियामेंट के अंदर में, उसको दाबने की कोशिश की गई थी। हम यकीन के साथ कहते हैं आज पूरे देश में मिठाइयां बट रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशी में लोग जश्न मना रहे हैं। मोदी अडानी अंबानी नहीं बल्कि उनके तमाम बगल बच्चों को छोड़कर इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है देश के अंदर में। इसके लिए मीडिया के माध्यम से हम तमाम मीडिया के भी साथियों का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोगों की आवाज कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। मैं मधुबनी से अमानुल्लाह खान, डिप्टी मेयर। जय हिंद, जय भारत। मैं विपक्षी दल से पहले मैं अधिवक्ता भी हूँ और मैं इस केस को निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक केस को मैं देख रहा था और पढ़ रहा था। भारतीय लोकतंत्र में जब जब लोकतंत्र पर हमला हुई है, न्यायालय आगे आई है। हमारे अध्यक्ष जी ने, पूर्व के अध्यक्ष जी ने वाई एस चंद्रचूड़ साहब को धन्यवाद दिया। मैं अधिवक्ता होने के नाते, कांग्रेसी होने के नाते मैं मांग करता हूं सुप्रीम कोर्ट से, जो वह निश्चित रूप से अपने अंतिम फैसला में गुजरात हाईकोर्ट और निचली अदालत पर निश्चित टिप्पणी करें। जो उन लोगों ने जो एक काला धब्बा न्यायपालिका पर लगा दिया था, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, मेरे ऊपर अवमानना की मामला नहीं होगी। जो निचली अदालत, गुजरात की निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दबाव में आकर, मेरी 23 वर्ष की वकालत थी, ऐसी फैसला नहीं होती है। आज तक भारत के इतिहास में किसी को मैक्सिमम फैसला नहीं हुआ था। आज तो उन्होंने जो फैसला दिया वह मोदी सरकार जो राहुल गांधी से डरती थी, उनको संसद से बाहर करना चाहती थी, उस पर तो वाई एस चंद्रचूड़ साहब ने मुहर लगा दिया। अगली फाइनल फैसला में वह निश्चित रूप से निचली अदालत और उच्च न्यायालय के बारे में टिप्पणी करें, जिससे यह जनता में साबित हो जाए जो यह भाजपा के दबाव में यह की गई यह फैसला थी। मैं इन्हीं बातों के साथ कहूंगा जो आज से देश में राहुल लहर शुरू हो चुका है। 24 में हम लोग केंद्र में सरकार बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट के निर्देश के आलोक में जाति आधारित गणना कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जल्द ही इन कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। इन कार्यों को पूरा कर लेने के बाद ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। जाति आधारित गणना का कार्य युद्ध स्तर पर मधुबनी सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर जाति आधारित गणना का कार्य आरंभ किया गया है। 2 दिन के अंदर फील्ड स्तर पर जाति आधारित गणना का कार्य होगा। इस कार्य पूर्ण होने के बाद ऑनलाइन की प्रक्रिया चलेगी। सदर एसडीओ अनुमंडल ने कई जगहों का दौरा करने के बाद यह जानकारी दी। कार्य पुनः आरंभ हुआ है। हाईकोर्ट के निर्देश पर कब तक पूर्ण होने के लिए हम लोगों का 80% कार्य लगभग पहले ही पूर्ण हो गया था। कल से हम लोग पुनः कार्य को रिज्यूम किए और आज से कल तक में जो फील्ड डाटा है वो पूरा कलेक्ट हो जाएगा और उम्मीद है 1 सप्ताह में हम लोग जो बाकी अपडेशन और वो जो ऐप पे अपलोड करना होता है वो भी हम लोग को पूरा हो जाएगा। तो लगभग 1 सप्ताह में कार्य पूरा हो जाएगा। ऐप में तकनीकी समस्या उत्पन्न हो रही है? नहीं, वो कोई तकनीकी समस्या नहीं है। अभी ऐप का कार्य को हम लोग अभी फील्ड का कार्य कर रहे हैं। जैसे फील्ड का कार्य खत्म होगा हम लोग ऐप पे काम करना शुरू कर देंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के बाटा चौक स्थित भाकपा जिला कार्यालय सभागार में जिला निर्माण श्रमिक यूनियन एटक मधुबनी की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से आगामी 9 अगस्त 2023 को पटना के आर ब्लॉक सममूर्ति के समक्ष महापड़ाव के आयोजन को लेकर विस्तार से वार्ता की गई। मधुबनी जिला निर्माण श्रमिक यूनियन एटक मधुबनी के विस्तारित बैठक 11 बजे दिन में भाकपा जिला कार्यालय सभागार में अध्यक्ष कॉमरेड मंतौर देवी की अध्यक्षता में हुई।
बैठक को यूनियन सचिव कॉमरेड सत्यनारायण राय, महासचिव एटक जिला कमेटी मधुबनी ने कहा कि क्रांति के ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा 9 अगस्त को पटना के आर ब्लॉक सतमूर्ति के समक्ष महापड़ाव का आयोजन किया गया है, जिसमें एटक से संबद्ध सभी यूनियन को बैनर झंडा के साथ भाग लेना है, जिसकी तैयारी हेतु बैठक बुलाई गई है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महापड़ाव में यूनियन के साथ ही 100 की संख्या में झंडा व बैनर के साथ महापड़ाव में भाग लेगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि सभी साथी 9 अगस्त को मधुबनी रेलवे स्टेशन पटना इंटरसिटी ट्रेन से जाएंगे। बैठक को कॉमरेड सीताराम ठाकुर, कॉमरेड रवि कुमार समेत कई साथियों ने संबोधित किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अपने कार्यालय कक्ष में 150 परिवादियों से मुलाकात की। उनसे मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुना। कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। वहीं शेष बचे मामलों को लेकर संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए 150 परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई मामलों में स्वयं संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। शेष आवेदनों को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को 100 समय निष्पादन को लेकर अग्रसारित कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया। प्राप्त शिकायतों में भूमि अतिक्रमण, भूमि विवाद, नल जल योजना, आपसी विवाद, जन वितरण से संबंधित मामले सबसे अधिक पाए गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजना, बाल विकास परियोजना, शिक्षा सहित अन्य कार्यालय में लंबित मामले भी प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने न केवल आए हुए परिवादियों की समस्याओं को सुना, बल्कि उन समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसका त्वरित निष्पादन करे। इस अवसर पर डीडीसी विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।